गुड मॉर्निंग चैंपियंस। तो सुबह हो गई है और हमारी तरफ से हर सुबह 6 बजे आपको इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स करवाया जाएगा। तो सुबह सुबह करंट अफेयर्स की तैयारी हमारे साथ। रतन टाटा का निधन कब हुआ? 10 अक्टूबर 2024, 15 अक्टूबर, 20 अक्टूबर या 9 अक्टूबर? अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़े शख्सियत समाज सेवी के रूप में रतन टाटा का जो डेथ है वो डी यानी 9 अक्टूबर को हो गया। वो बुजुर्ग थे, उनसे रिलेटेड उनको बीमारी थी, इसी कारण इनका डेथ हुआ। 7 तारीख को एडमिट हुए थे, 9 तारीख को इनकी डेथ हो गई। रतन टाटा का जन्म कब हुआ था? आंसर इसका होगा ए, इनका जन्म मुंबई में हुआ था। रतन टाटा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं, फिर इनके बारे में डिटेल देखेंगे। रतन टाटा ने कौन सी कंपनी खरीदी थी? टेले, कोरस, जगुआर, लैंड रोवर या इनमें से सभी? तो इसका आंसर क्या होगा? डी। इन्होंने ये तीनों कंपनी खरीदी थी, और भी थी जिसको भी हम लोग देखेंगे। रतन टाटा को कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, महाराष्ट्र भूषण, इनमें से सभी? तो आंसर इज डी, इनमें से सारे प्राइज इनको मिल चुके थे। रतन टाटा किस यूनिवर्सिटी को दान दिए थे? एक समय आया था जब इन्होंने दान दिया था, कार्नेल यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड या मुंबई? तो इसका आंसर होगा ए, कार्नेल यूनिवर्सिटी को इन्होंने पैसे दिए थे। कितने दिए थे अभी हम लोग देखेंगे। रतन टाटा की उम्र कितनी थी जब उनकी डेथ हुई? तो रतन टाटा 86 के एज में अपने पूरे जीवन को जीते हुए उनकी डेथ होती है। रतन टाटा ने टाटा समूह की अध्यक्षता कब संभाली थी? कब टाटा समूह के अध्यक्ष बने थे? 1981, 1991, 2001, 2011? ये याद रखना है। आंसर इज बी, यानी 1991। रतन टाटा को कौन सा सम्मान ब्रिटिश की रानी एलिजाबेथ के द्वारा दिया गया था? एलिजाबेथ के द्वारा उनको मिला था। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर, ऑर्डर ऑफ द किंगडम या ऑर्डर ऑफ द कॉमनवेल्थ? तो महारानी के द्वारा इनको ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर दिया गया था। रतन टाटा को पद्म विभूषण सम्मान मिला है, कब मिला था? 2000, 2006, 2008, 2014? आंसर इज सी, 2008 में इनको पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया की सरकार के द्वारा कौन सा सम्मान मिला था? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑर्डर ऑफ द कॉमनवेल्थ, ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर? उसी को रिपीट कर दिया गया है। तो आंसर इज ए, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का सम्मान इनको दिया गया था। रतन टाटा ने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से किन क्षेत्रों में योगदान दिया? शिक्षा और स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और आपदा राहत, कैंसर अनुसंधान और विज्ञान, इनमें से सभी? सर, हर सेक्टर में रतन टाटा हीरो थे। हर सेक्टर में रतन टाटा हीरो थे। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इनको कौन सा प्राइज दिया गया था? महाराष्ट्र भूषण, महाराष्ट्र रत्न, महाराष्ट्र गौरव, महाराष्ट्र विभूषण? तो आंसर इज ए। चलिए अब रतन टाटा के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। रतन टाटा एक बहुत बड़े उद्योगपति थे। 86 की एज में इनका डेथ हुआ। लंबे समय से बीमारी चल रही थी। मुंबई के कैंडी हॉस्पिटल में इनको एडमिट करवाया गया था, जहां से इनकी डेथ हुई। रतन टाटा जो थे वो पारसी फैमिली से बिलोंग करते थे। रतन टाटा पारसी फैमिली से बिलोंग करते थे और जोरोस्ट्रियन फैमिली उनकी थी। इनके पिता नवल टाटा, रतनजी टाटा के द्वारा गोद लिए गए थे। टाटा समूह के फाउंडर जो थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। इनके माता पिता के बीच में तलाक जैसी बहुत सारी चीज़ें हुई। इनकी शिक्षा बहुत मुंबई में स्टार्टिंग हुई। इनिशियल शिक्षा उनकी मुंबई में हुई और उसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क से भी पढ़ाई अपनी पूरी की थी। कैरियर की बात करें इनके, तो इनकी कैरियर की शुरुआत टाटा में 1961 से होती है। इनको स्टार्टिंग में टाटा स्टील में ये शॉप फ्लोर पे काम करते थे। शॉप का जो फ्लोर था ना, उस पर मतलब एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह काम करते थे। और धीरे धीरे करके 1991 में ये IRD टाटा के बाद जो रतन टाटा हैं उन्होंने अध्यक्ष पद को संभाला। जब संभाला तो उन्होंने टेले, कोरस, जगुआर, लैंड रोवर जैसी कई कंपनियों को इन्होंने खरीद लिया
उसके बाद इन्होंने टीसीएस बनाया, जिसको कहते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। 2004 में इसकी इस शेयर को भी इन्होंने सार्वजनिक कर दिया। अलग अलग सेक्टर में ये लगातार काम कर रहे थे। इवन 2008 में कार्नेल विश्वविद्यालय को इन्होंने 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का दान भी दिया था। काफ़ी सिंपल, काफ़ी विनम्र थे। इन्होंने शादी नहीं की, और शादी नहीं की, इनके अपने भाई जिमी के साथ इनका काफ़ी अच्छा रिलेशन था, और कई सारे इनको प्राइज़ मिल चुका है, लाइक पद्म भूषण, पद्म विभूषण, महाराष्ट्र भूषण। तो ऐसे बहुत सारे प्राइज़ इनको ऑलरेडी मिल चुका है। तो ये हैं हमारे रतन टाटा जी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। आगे है नेस्ले इंडिया लिमिटेड के नए एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया गया है? मनीष तिवारी, सुरेश नारायण, रोहन तिवारी, विकास शर्मा। आंसर इज ए। आंसर इसका होगा ए। ठीक है, मनीष तिवारी नेस्ले इंडिया लिमिटेड के नए एमडी बने हैं। आगे भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। मनीष तिवारी नेस्ले इंडिया के, अब ये क्वेश्चन पता है क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि क्वेश्चन के फॉर्म में जब आप फैक्ट्स को देखोगे ना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद होगा। और मनीष तिवारी नेस्ले इंडिया लिमिटेड में कब से अपने पोस्ट को संभालेंगे? 1 अगस्त 2024, 1 अगस्त 2025, 31 जुलाई 2025 या 30 अक्टूबर 2024? आंसर इज बी। 1 अगस्त 2025 से अपना वो कार्यभार संभालेंगे, क्योंकि सुरेश नारायण जो अभी एमडी हैं, ठीक है, अभी एमडी हैं, अध्यक्ष भी हैं, वो कब तक अपने पोस्ट पे रहेंगे? 31 जुलाई 2024, 31 जुलाई 2025, 30 अक्टूबर 2024। तो आंसर इज बी। 31 जुलाई तक ये 2025 तक अपने पोस्ट पे रहेंगे, उसके बाद फिर इनको अपना पोस्ट मिल जाएगा। मनीष तिवारी की अगर हम बात करें तो इसके पहले मनीष तिवारी कहाँ काम कर रहे थे? यूनिलीवर, अमेजन इंडिया, नेस्ले इंडिया या रिलायंस इंडस्ट्री? तो मनीष तिवारी इसके पहले अमेजन इंडिया के अंदर काम कर रहे थे। क्लियर? अब सुन लीजिए थोड़ा सा इनके बारे में। अमेजन इंडिया में काम करने वाले मनीष तिवारी को अब 1 अगस्त 2005 से नेस्ले के द्वारा मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया जाएगा। ये सुरेश नारायण की जगह मैनेजिंग डायरेक्टर बनेंगे, और इनके पास पीछे के बहुत सारे एक्सपीरियंस है, जिसका फायदा नेस्ले को मिलेगा। तो ये फैक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। वॉब वुडवर्ड, ठीक है, वॉब वुडवर्ड की एक किताब है, उसका नाम क्या है? वॉर, फियर, रेंज, पेरिल। उनके बुक का नाम क्या है? तो आंसर इज ए। ये इंपॉर्टेंट किताब है, इसके बारे में आपसे सवाल आ सकता है, चांसेस ज़्यादा है। इवन इसके अंदर के कंटेंट से भी सवाल आएगा। ठीक है, तो वॉर याद रखिएगा। वॉब वुडवर्ड की किताब वॉर में किसके बीच निजी बातचीत का खुलासा किया गया है? डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन, जो बिडेन और व्लादिमीर पुतिन, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप। तो इसका आंसर होगा बी। ट्रंप और पुतिन के बीच में जो बातचीत है ना, उसके बारे में यहाँ कहा गया है। और वॉब वुडवर्ड ने किस राष्ट्रपति के बारे में लिखा है कि वे देश का नेतृत्व करने के लिए अयोग्य हैं? जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, रिचर्ड निक्सन। तो आपको पता है किताब किसके बारे में है, तो आंसर भी वही होगा, यानी ट्रंप के बारे में, कि वो उस लायक नहीं है। वॉब वुडवर्ड की जो ये किताब है, वो किस घटना को उजागर करती है? वाटरगेट कांड, ईरान कॉन्ट्रा मामला, मोनिका लेविंस्की का मामला या रूसी आक्रमण का मामला? तो वाटरगेट कांड को ये उजागर करने वाला किताब है वॉब वुडवर्ड की किताब। अब ठीक से इसको अच्छे से सुनिए इस किताब के बारे में, क्योंकि अंदर से सवाल आ सकता है। देखिए, ये जो बॉब वुडवर्ड है ना, ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिस्ट के भी अलग अलग कैटेगरी होता है, तो ये इन्वेस्टिगेशन करने वाले जर्नलिस्ट हैं और काफ़ी फेमस है। इनकी किताब वॉर जो है, वो कहा जाता है कि अब ये वॉर जब रिलीज होगा तो पॉलिटिकली ये बहुत ज़्यादा हलचल क्रिएट करेगा, क्योंकि एक तो इनका अपना रुतबा है और चूंकि इनका फील्ड ही वही है, इन्होंने वाटरगेट कांड को उजागर करने में अपनी भूमिका निभाई थी। और ये जो किताब है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप
एक मिनट, ये जो किताब है उसमें डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में का जो ताना बाना है उसको ये यहाँ पे ये दिखाते हैं। ये इनकी 4th किताब है, ये पहली नहीं, इनकी 4थी किताब है। खैर, अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इन्होंने फोकस किस पे किया है, डोनाल्ड ट्रंप पे। ये बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो सही तरीके से शासन चलाने के लायक नहीं है, और इसके साथ ही ट्रंप और पुतिन के बीच जो बातचीत हुई थी ना, उसके खुलासे की भी बात करते हैं। उनकी निजी बातों का खुलासा किया है, इसी के कारण ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस किताब में ये लिखा गया है कि, यहाँ पे ठीक से समझिए किताब में क्या लिखा है, कि आदान और प्रदान ट्रंप के पद छोड़ने के बाद हुए हैं। कुछ चीज़ों को सीक्रेट इन्होंने रखा है क्योंकि इंटरनेशनल डिस्प्यूट ना हो जाए, लेकिन इन्होंने बहुत कुछ बताने की भी कोशिश की है। और इन्होंने ये आरोप लगाया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनकी प्राथमिकता कभी देश का नेतृत्व करना नहीं था, और देश के नेतृत्व के लिए ये एक अयोग्य व्यक्ति थे, योग्य व्यक्ति नहीं थे, ऐसा इनका कहना है। आगे चलते हैं हम लोग। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के लोथल में किस परियोजना को मंजूरी दी है? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परियोजना, राष्ट्रीय संग्रहालय परिसर, लोथल विकास परियोजना, गुजरात पर्यटन परियोजना। आंसर क्या होगा? आंसर इज ए, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परियोजना परिसर। ठीक है। अब दूसरा, कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है? भारत में समुद्री विरासत को संरक्षित करना और प्रदर्शित करना, इसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा देना, रोजगार सृजित करना, या सभी? तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, तो आंसर इज डी। अभी हम लोग बात करेंगे इस पे। लोथल क्यों महत्वपूर्ण स्थल है? प्राचीन हड़प्पा स्थल है, वहाँ डॉकयार्ड पहले हुआ करता था, व्यापार और वाणिज्य के लिए इंपॉर्टेंट था, तो आंसर इज डी। क्लियर है, हम लोगों ने पढ़ा है इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, है ना। अब देखिए, ये जो समुद्री विरासत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के डेवलपमेंट को मंजूरी दी है। लगभग 4500 वर्ष पुराना जो लोथल है उसके विरासत को संरक्षित करने और प्रदर्शित करने के लिए ये एक वर्ल्ड लेवल का म्यूजियम बनेगा। वर्ल्ड लेवल का म्यूजियम बनाया जाएगा जो रोजगार भी जनरेट करेगा, कल्चर को भी बचाएगा और बढ़ाएगा, और टूरिज्म को भी बढ़ावा देगा। क्लियर। इसके अंदर जो इतने समय की जो मतलब 4500 सालों की जो समुद्री विरासत है उसको दिखाने की कोशिश की जाएगी। इसको 2 चरण में बनाया जाएगा। पहले स्टेज में 60% के आसपास जो 2025 तक पूरा होगा, और दूसरे चरण में जो दूसरा चरण है उसको भी मंजूरी अब दे दिया गया है, तो जल्दी ही इसको कंस्ट्रक्शन का काम करके पूरा किया जाएगा। और ये कहाँ बन रहा है? अच्छा, ये है एक्चुअली में क्या, जो दृष्टिकोण और विरासत संरक्षण है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक जो विजन है ना उसका एक हिस्सा है जो समुद्री विरासत को दिखाएगा। और लोथल को इसीलिए चुना गया है कि लोथल वो जगह है जो एकमात्र इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो जगह है जो गोदीवारा के लिए, व्यापार के लिए जाना जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में किसका उद्घाटन किया है? मुंबई में भारतीय कौशल संस्थान, राष्ट्रीय कौशल संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान, टाटा IIS और महाराष्ट्र विकास संस्थान। किसका उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया? आंसर इज ए, भारतीय कौशल संस्थान IIS। दूसरा, कि भारतीय कौशल संस्थान यानी IIS का मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन पर्पस क्या है? युवाओं को रोजगार क्षमता बढ़ाना, उद्योग 4.0 के लिए उद्योग कार्यबल तैयार करना, विदेशी निवेश को बढ़ाना, ए और बी दोनों। आंसर क्या होगा? आंसर इज डी। ये जो कौशल विकास संस्थान है ना, ये युवाओं के अंदर जो रोजगार क्षमता वो बढ़ाएगा और इंडस्ट्री 4.0, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को के लिए एक कार्यबल तैयार करेगा। तो मेन पर्पस इसका यही है। अब इसके बारे में जानने के पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं। चलो, राष्ट्रीय कौशल विकास संस्थान जो है वो किस तरह से बनता है? सार्वजनिक निजी भागीदारी, सरकारी निजी भागीदारी, वही है,
स्वायत्त संस्थान या विश्वविद्यालय सहयोग। तो आंसर इज ए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये बन रहा है। अब देखो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुंबई में भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन किए हैं। ये इंडस्ट्री 4.0 के लिए मैनफोर्स तैयार करेगा और इसके साथ रोजगार क्षमता को भी बढ़ाएगा। ये जो है ना, इसको ISS, ये जो ISS है, इसको राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान के 4 हेक्टेयर यानी 4 एकड़ लैंड में स्थापित किया जा रहा है। AI से लैस होगा, डाटा एनालिटिक होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, PPP के माध्यम से बनाया जा रहा है और कई सारी और भी योजनाएं इसके साथ स्टार्ट की जाएगी, जिससे फ्यूचर में जो तकनीक है ना, उसके साथ कदम से कदम मिलाया जा सके। आगे ओके, अच्छा ये है ना, चलो ये यही सेम ही सवाल है कि IIS मुंबई में किन विषयों को का पाठ्यक्रम पेश किया गया। ये सारा है, रोबोटिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन बैटरी तकनीक है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डाटा एनालिटिक है, फैक्ट्री ऑटोमेशन, मतलब सबको शामिल किया गया है, क्योंकि फ्यूचर से सीखा है ना। भारत में राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 12 अक्टूबर और 15 अक्टूबर। आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। देख लेते हैं। और भारतीय डाक सेवा की स्थापना कब हुई थी? हिस्ट्री आ गया। इसी तरह से करंट से कन्वेंशनल के सवाल पूछे जाते हैं। बी, 1854 किसके समय हुआ था? किसी को याद है तो बता दीजिए। और ये कितने दिन मनाया जाता है? मैं सीधा बता देता हूँ, 7 दिन मनाया जाता है। ठीक है। डाक दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य होता है जो भी डाक कर्मी हैं उनको सम्मानित करना, उनके इंपॉर्टेंस को बढ़ावा देना डाक सर्विस के, और उनको प्रोत्साहित करना। तो आंसर इज डी। अब इसको थोड़ा सा समझ लो। 10 अक्टूबर को भारतीय राष्ट्रीय डाक दिवस मनाता है, और ये सारा पर्पस है उसका। ऐतिहासिक महत्व ये है कि भारत की जो डाक प्रणाली थी ना, वो, और एक फैक्ट जोड़ लो हिस्ट्री में, 10 अक्टूबर 1854 को ही पूरी तरह से सेटल हुई थी। एक भारतीय डाक सर्विस की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर हुआ था। डलहौजी उस समय वायसराय थे। तो ये सारे इससे रिलेटेड फैक्ट्स है। ठीक है। वायसराय मतलब गवर्नर जनरल थे। इतना काफ़ी है ना। चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा के अनुभव को क्रांतिकारी बनाने के लिए किस नीति का अनावरण किया है? राजमार्ग विकास नीति, हमसफर नीति, और यात्री सुविधा नीति, सड़क नीति। आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, हमसफर नीति। क्या है अभी हम लोग बात करेंगे। दूसरा, हमसफर नीति की मुख्य विशेषताओं में से एक क्या है? स्वच्छ शौचालय, बच्चों की देखभाल के कमरे, व्हील चेयर की व्यवस्था, इनमें से सभी। तो आप में से कोई गलती तो इसमें करेगा नहीं, इनमें से सभी। हमसफर नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? यात्री उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाजनक और सुरक्षित वातावरण बनाना, राजमार्ग नेटवर्क के साथ उद्यमियों को सशक्त बनाना, रोजगार के अवसर पैदा करना। आंसर इज डी, सिंपल है। नितिन गडकरी ने जो नेशनल हाईवे हमारा है NH, उस पर बहुत मस्ती में सफ़र हो सके, इसके लिए हमसफर नीति इन्होंने लॉन्च किया है, ताकि जगह जगह पे सुविधाएं हो, जिससे आराम से यात्री को, किसी को स्टे करना है, रुकना है, तो सुरक्षित वातावरण में फैमिली के साथ जा रहा है तो वो सारी चीज़ें मिले। लाइक एकदम नीट एंड क्लीन बाथरूम, व्हील चेयर, EV चार्जिंग स्टेशन, पार्किंग जगह, और जो भी गैस स्टेशन कहते हैं ना इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल बाहर में आप जाते हो तो पेट्रोल पंप को कहा जाता है गैस स्टेशन। हम लोग कहते हैं पेट्रोल पंप, वो लोग कहते हैं गैस स्टेशन। तो उस पेट्रोल पंप पे सारी सुविधाएं, रेस्ट करने से लेके हर तरह की, तो एक मॉडर्न जो व्यवस्था होती है उसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक। आगे, रवांडा में फैल रहे वायरस का नाम क्या है? इबोला वायरस, मारबर्ग वायरस, कोरोना वायरस या डेंगू वायरस। अभी अभी की बात है, बताइए कौन सा वायरस है? आंसर इज बी। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। आगे, मारबर्ग वायरस के संक्रमण से क्या होता है? गंभीर रक्तस्राव, दूसरा निमोनिया,
हार्ट से रिलेटेड रोग या शुगर। तो आंसर इज ए, इंटरनल ब्लीडिंग बहुत तेज होने लगती है। इंटरनल ब्लीडिंग बहुत तेज होने लगता है और ये बहुत डेंजरस है। ये एक्चुअली इंटरनल ब्लीडिंग का कारण बनता है और इसके अंदर जो डेथ रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इसका जो डेथ रेट है वो 24% से लेकर 88% तक है। ठीक है, इस वायरस का नाम मारबर्ग रखा गया है और अधिकांश लोग जो इसके चपेटे में आते हैं वो मर जाते हैं। इट मीन्स भारत में अभी तक एक भी मामला ऐसा नहीं आया है। कई मामलों की पुष्टि हुई है, खास करके जो डॉक्टर हैं, जो इस तरह के नर्स हैं या जो भी सर्विस इस सेक्टर में हैं, वो ज़्यादा चपेटे में आ रहे हैं और उनकी डेथ ज़्यादा हो रही है। और ये जो वायरस है जिसका नाम है मारबर्ग वायरस, ये बहुत ही ज़्यादा संक्रामक है। और ये जो वायरस है ना, ये वायरस फिलोविरिडे, ठीक है, फिलोविरिडे परिवार का है और इसमें इबोला वायरस भी आता है। जो इबोला है ना, उसी फैमिली का ये भी मारबर्ग वायरस है। और नॉर्मली जब ये होता है किसी को तो 2 से लेके 21 दिनों तक इसका इम्पैक्ट रहता है। तो ये बहुत बड़ा है, मामला है। और शुक्र है कि अभी तक इंडिया में ऐसा मामला एक भी दर्ज नहीं किया गया है। अटल पेंशन योजना कब स्टार्ट किया गया था? इसके साथ एक डाटा आ गया है, इसीलिए आपको जानना है। अटल पेंशन योजना कब स्टार्ट किया गया था? आंसर इज बी, 2015 में। दूसरा फैक्ट है, अटल पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबों और असहायों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, सभी के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली प्रदान करना। तो आंसर इज डी। और इसके साथ एक और, अटल पेंशन योजना में कुल नामांकन कितना है? 5, 7, 10 या 15? यही मेन फैक्ट है। आंसर इज बी। अब आगे है, अटल पेंशन योजना में पेंशन राशि कितनी है? किसके बीच में है? 5,000 से 2,000, 1,000 से 5,000, 2,000 से 10,000, 5,000 से 20,000 के बीच में। तो आंसर इज बी, 1,000 से 5,000 के बीच में पेंशन राशि है। अटल पेंशन योजना के अंदर की योग्यता क्या है? 18 से 30, 18 से 40, 21 से 50 या 25 से 60? तो आंसर इज इसका भी बी होगा, 18 से 40। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, 2015 में स्टार्ट किया गया था, 7 करोड़ लोग क्रॉस कर चुका है। तो यानी बहुत बड़े लोगों में इसका एक्सेप्टेंस है और खास करके कमजोर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए ये लाया गया था। तो इस हिसाब से ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा है और इसमें 1,000 से लेकर 5,000 तक की पेंशन दी जाएगी। इसको 9 मई 2015 को स्टार्ट किया गया था। 18 से 40 साल के लोग इसके अंदर आ सकते हैं और 60 वर्ष की आयु तक योगदान देना पड़ेगा। उसके बाद इनको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 60 साल पूरा होते ही पेंशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। सरकार ने कितने नए ISCE मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात की है? 5, 10, 15 या 20? तो आंसर इज बी, 10। ठीक है, और अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता को कब तक बढ़ाया गया है? कब तक इसको बढ़ा दिया गया है? तो आंसर इज बी, जून 2026 तक। देखिए सरकार ने 10 नए ESIC मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की है और जो बेरोजगारी भत्ता है उसको भी बढ़ा के जून 2026 तक कर दिया गया है। 2024 में प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कई सारी बातें की। उसी के अंदर एक और फैक्ट है, उसको भी देख ही लेते हैं। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पे क्या वादा किया है? 50,000 मेडिकल सीटें जोड़ने, 75,000 जोड़ना, 1 लाख जोड़ना या 2 लाख जोड़ना? तो आंसर इज बी, 75,000 मेडिकल सीट जोड़ने की भी बात इन्होंने की थी। अभी हुआ क्या, 2018 में अटल बीमित कल्याण योजना, ठीक है, के तहत ये चीज़ें हुई, जिसको एक्सटेंड करके जून 2026 तक बढ़ा दिया गया है। अब इसके अंदर जो भी आएंगे उनको, और उसके लिए अस्पतालों की संख्या भी 10 बढ़ाने की बात की गई है ताकि हर तरीके से
लोगों को वहाँ पे सुविधा मिल सके। और एक और बात कहा गया है कि 2029 तक 75,000 मेडिकल सीट नए नए बनेंगे। ESIC क्या होता है? जो कर्मचारी होते हैं ना, उनके लिए स्पेशल डेडिकेटेड हॉस्पिटल होता है जहाँ सारी सुविधाएं उनको फ्री मिलती है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम कहा जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। डॉक्टर पी वेणुगोपाल का निधन हो गया। कब हुआ है? 6 अगस्त, 8 अगस्त, 10 अगस्त या 12 अगस्त? तो आंसर इज बी, 8 अक्टूबर, सॉरी अगस्त में, 8 अक्टूबर 2024 को। डॉक्टर पी वेणुगोपाल का कौन सा का पहला हृदय प्रत्यारोपण ने कौन सा पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था? तो भारत का पहला इन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया था भारत के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और क्या है यहाँ पे? है नहीं, चलिए सुनिए इनके बारे में कि डॉक्टर वेणुगोपाल, ठीक है, वेणुगोपाल, डॉक्टर वेणुगोपाल का 8 अक्टूबर को डेथ हो गया है। 82 की एज में इनका डेथ हुआ था। अभी तक ये 50,000 तक ऑपरेशन हार्ट का कर चुके हैं। पहला हार्ट ट्रांसप्लांट भारत में करने का क्रेडिट इन्हीं को जाता है, इसीलिए इनका ये काफ़ी फेमस हुए। बाद में एम्स भी इन्होंने ज्वाइन किया था और बहुत अच्छे डॉक्टर हुए। जो पहला हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था वो हुआ था 3 अगस्त 1994 को। तो ये फैक्ट है इनके साथ, तो काफ़ी है। चलिए अब चीन की हरकत को देखते हैं थोड़ा सा। चीन के बारे में क्वेश्चन है। चीन ताइवान पे कब्जा करने के लिए किस रणनीति का प्रयोग कर रहा है? चीन किस रणनीति का प्रयोग कर रहा है? एनाकोंडा, बाज, शेर या हाथी? तो आंसर इसका होगा ए। और इस एनाकोंडा रणनीति में क्या कर रहा है ये? ताइवान पे अचानक हमला करना, ताइवान को आर्थिक रूप से कमजोर करना, ताइवान को धीरे धीरे घेरना और आत्मसमर्पण करवाना, ताइवान को सैन्य रूप से मजबूत करना। तो इनका जो एनाकोंडा नीति है वो सी है। धीरे धीरे ताइवान को घेर रहे हैं और एक्चुअली ये एनाकोंडा नीति ही अपनाता है और आत्मसमर्पण करता है। आपको पता है एनाकोंडा बहुत बड़ा सांप होता है और वो अपने शिकार के लिए पहले उसके तरफ जाता है और धीरे धीरे गोला बना बना के उसको घेर लेता है और उसके बाद उसको मार के खा जाता है, मतलब उसको निगल लेता है। चाइना भी ताइवान पे इसी एनाकोंडा नीति की कोशिश कर रहा है। एक्चुअली एनाकोंडा में जो मैंने अभी बताया कि धीरे धीरे शिकार को जकड़ता है, सांस की नली दब जाती है, मर जाता है और उसको खा जाता है। यही ये चाइना ताइवान के साथ करने की कोशिश कर रहा है और धीरे धीरे करके अपना प्रेजेंस ताइवान में ये बढ़ाता जा रहा है। भारत के नए मिशन का नाम क्या है? भारत का जो नया मिशन है चंद्रयान 4, लूपेक्स और मंगलयान 2 या गगनयान 1? तो आंसर इज बी, आंसर इसका होगा बी। चलिए आगे चलें। लूपेक्स मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? चंद्रमा पर पानी की खोज करना, चंद्रमा पे अस्थायी मानव बस्ती बसाना, चंद्रमा के वातावरण का अध्ययन करना और चंद्रमा पे खनिज संसाधन का खोज करना। तो आंसर इज ए। ठीक है, अब इस और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड। लूपेक्स मिशन, ठीक है, लूपेक्स मिशन में कौन से 2 देश शामिल हैं? 2 देश कौन सा शामिल है? पहला भारत अमेरिका, दूसरा भारत जापान, तीसरा भारत रूस और चौथा भारत और चीन। तो भारत और जापान लूपेक्स मिशन के अंदर शामिल है। इसकी अवधि टोटल कितनी होगी? 50 दिन, 100 दिन, 200 दिन या 500 दिन? तो आंसर ही बी, 100 दिनों की अवधि होगी। और लूपेक्स का जो रोवर है उसका वजन क्या होगा? 100, 350, 500 या 1000? तो आंसर इज बी, 350 kg। ठीक है, अब देखिए ऐसा है कि भारत का जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग है वो चंद्रमा ध्रुव अन्वेषण मिशन, जिसको लूपेक्स कहा गया है, ठीक है, लूपेक्स कहा गया है, इसको मंजूरी दे दिया है। ये भारत का 5th चंद्र मिशन होगा और चंद्रमा पे लैंडिंग करने वाला तो आपको पता ही है, भारत चौथा देश बन गया है। ये हमारे इसरो के साथ जापान का जाक्सा, JAX से, तो जापान का जाक्सा और इसरो मिलके इसको एफर्ट करेगा और चंद्रमा पे पानी है कि नहीं इसका पता लगाएगा। इसके लिए चंद्रमा के वातावरण से इंटरेक्ट करेगा, फिर रिसर्च करेगा
ताकि भविष्य में इंसान को रहना हो तो रह सकता है, लेकिन 100 दिनों के लिए इसको अभी डिज़ाइन किया गया है। 100 के लिए डिज़ाइन किया गया है। 350 kg का इसमें रोबर लगा है। और चंद्रयान 3 के साथ जो गया था ना रोबर, वो 26 kg का था। ये 350 kg का है। तो ये रिसर्च काफ़ी अच्छा कर सकता है। तो इन फ्यूचर जो इंसान को भेजा जाएगा तो पानी है कि नहीं, इन सब चीज़ों को जांच करने के लिए इसको भेजा जा रहा है। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। इस क्लास के साथ इतना ही। जल्दी ही हम दूसरे क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए।